संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा और उनके दस्तखत करते ही कृषि सुधार कानून खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी किसान दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पड़ने वाले टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं। आंदोलन खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। किसान इस बात पर अड़े हैं कि अब सरकार एमएसपी पर कानून बनाने के साथ उनकी दूसरी मांगों को भी मान ले। वहीं आंदोलन की वजह से दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले लोगों का काफी परेशानी का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तमाम वजहों के बाद भी किसान आंदोलन खत्म नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसान आंदोलन कब खत्म होगा। तो आपको बता दें कि कल शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही दिन इस कानून वापसी को लेकर विधेयक पेश किया गया, जो कि दोनों सदनों में पास हो गया है और ऐसे में अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के लिए जाया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही जो उम्मीद जताई जा रही थी कि कानून वापसी का जो बिल पास हुआ उसके बाद किसान शांत होंगे, लेकिन राकेश टिकैत और कुछ किसान संगठन अभी भी डटे हुए हैं दिल्ली की बॉर्डर्स पर। लेकिन पंजाब के किसान ये साफ तौर पे कह रहे हैं, जिनका नरम रुख दिखाई दे रहा है, कि अगर सरकार हमारी मांगे मान रही है तो ऐसे में हम अपनी घर वापसी कर सकते हैं। और इसी को लेकर 1 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें यह तय कर लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या कुछ होगी। लेकिन दो फाड़ किसान संगठनों के बीच में नजर आ रहा है। एक तबका वो है जो कि किसान के इस फैसले पर, सरकार के इस फैसले पर रजामंदी जाहिर कर चुका है, लेकिन दूसरा तबका वो है जो कि अभी भी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटा हुआ है। उनका कहना है कि एमएसपी समेत 6 ऐसी मांगे हैं जिन पर विचार अभी ही सरकार की तरफ से होना चाहिए। 1 साल पूरा हो चुका है किसान आंदोलन को और ऐसे में अभी भी किसान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर। हालांकि लोगों को उम्मीद ये थी कि अब रास्ते खुल जाएंगे, आम लोगों को सहूलियत होगी, राहत मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी किसान आंदोलन जारी है। और सवाल यही है कि आखिर कब खत्म होगा ये किसान आंदोलन, जो कि पिछले 1 साल से सभी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और किसान नेता शिवराज सिंह हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी सर, कि आपकी पहली और मुख्य मांग तो सरकार ने मान ली है और उसको लेकर आपने देखा बिल भी पास हो चुका है, तो किसान आंदोलन क्यों जारी है? अब किसान आंदोलन मैं बता रहा हूं बिल्कुल समाप्ति की तरफ है। बस थोड़ा सा नरम रुख सरकार को यह दिखाना है कि किसानों को वार्ता के लिए बुलाए। और एमएसपी की मुख्य मांग जो शुरू से थी वो आज भी है, उस पर सरकार भी कमेटी गठित करने की बात कर रही है कि एमएसपी व अन्य समस्याओं पर कमेटी गठित होगी। मैं कह रहा हूं सरकार किसानों को एक वार्ता के लिए बुलाए और उस पर यह कहते हैं भाई अगर हम एमएसपी भी लागू आज फिलहाल नहीं कर सकते तो जिस प्रकार देश में हर विभाग का आयोग है, किसान आयोग है, महिला आयोग है, हरिजन आयोग है, बैकवर्ड आयोग है, वेतन आयोग है, रेलवे आयोग, सारे आयोग देश में हैं, तो कृषि प्रधान देश में सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम किसान आयोग का गठन कर रहे हैं, जिसमें सारी किसानों की समस्याओं का प्रतिवर्ष निरीक्षण हुआ करेगा, उसमें एमएसपी का भी निरीक्षण होगा और आयोग की शर्त सरकार मानेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को मेज पे वार्ता करके जो एमएसपी की बात अटकी हुई है, जिसके वकील तो वार्ता के लिए सरकार पीछे थोड़ी ना हट रही है। आप थोड़ा समय तो दीजिए। आपकी मुख्य मांग जो कि पिछले 1 साल से लगातार जारी थी, अगर वो मान ली गई है तो भरोसा तो रखिए सरकार पर। ये एमएसपी की मांग आज की नहीं है। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे जब की मांग है। खुद ये एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष थे, एमएसपी पे कमेटी गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष बने थे। इन्होंने मनमोहन को लेटर भी लिखा था कमेटी का। सर मौजूदा 23 फसलों पर एमएसपी है या नहीं है, ये बताइए पहले। सर मौजूदा 23 फसलों पर एमएसपी है या नहीं है? एमएसपी है, गारंटी कानून पे पेचड़ा हुआ है। एमएसपी तो सन 67 से है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसानों को छोड़ करके पूरे देश में। जी चलिए, लगता है कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए आंदोलन समाप्ति की ओर है। अभी एमएसपी समेत 6 मांगी जो रखी गई है उन पर सरकार वार्ता कर ले, उसको लेकर एक कमेटी का गठन कर ले तो हम अपनी घर वापसी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब सरकार लगातार आपसे वार्ता कर रही है, मांगे मान रही है, तो फिर भरोसा तो सरकार पर ही आपको करना होगा।
और एक रोज पहले ही किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को धमकी तक दे डाली है। उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली में 26 जनवरी की घटना दोहराने की धमकी देते हुए विवादित बयान दे डाला। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। और शिवराज सिंह का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, किसान नेता है। सर, आप धमकी भरा लहजा देख रहे हैं राकेश टिकैत का, एक बार फिर से 26 जनवरी की याद दिलाते हुए। मुझे आप एक बात बताओ, जितने भी राजनीतिक दल हैं जब चुनाव आता है मंच से कितनी बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या लाते हैं और सरकार बनने के बाद क्या करते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। मैं एक की बात नहीं, आंदोलनकारी के पास शब्दों के अलावा कोई और तीर है? वो मंच से अपनी बात ही तो कह सकते हैं। अरे अपनी बनाई हुई सरकार से कह रहे हैं, सरकार हमारी इन बातों सरकार आपकी बात सुन भी तो रही है सर, सरकार सुन भी रही है और मान भी रही है, लेकिन आपको आंदोलन करना है, ठीक है जी। इन बातों का बुरा ना मानते हुए एक किसान आयोग का गठन कर दे और इन नेताओं को मंच पे बुलाए, एक मेज पे बुला ले, वार्ता करके समझा के संतुष्ट करके घर भेज दे। अभी तो मेज पे वार्ता भी नहीं बुलाई 10 महीने से। एक वार्ता तो बनती है, मेज पे नहीं बनती। ठीक है, उम्मीद करते हैं जिस वार्ता की मांग आप कर रहे हैं वो वार्ता जल्द से जल्द हो और इस आंदोलन की समाप्ति हो। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, किसान नेता हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इसके साथ ही आपको यह बता दें कि मॉनसून सत्र में हंगामा करने वाले 12 सांसदों के निलंबन पर घमासान जारी है। इस मुद्दे पर आज सुबह से सदन नहीं चल पाई और इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोशिशें रंग लाई है। उन्होंने गतिरोध दूर करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और इस बैठक में अधीर रंजन चौधरी, टीआर बालू, सौगत रॉय, कल्याण बैनर्जी, सुप्रिया सुले शामिल रहे। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर सुबह से जो गतिरोध चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है और अब सदन सुचारू रूप से चलेगा। सुबह से 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद में गतिरोध चल रहा था, लेकिन अब ये कोशिशें रंग लाई है और विपक्ष लगातार सांसदों के निलंबन के सरकार के इस फैसले को अलोकतांत्रिक बता रहा है और सांसदों के निलंबन की लड़ाई अब माफी पर आ चुकी है। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई पर पुनर्विचार से इनकार कर दिया है। चेयरमैन ने कहा है कि उन्होंने फैसला सोच विचार कर लिया है और उधर चेयर के इस फैसले के खिलाफ समूचे विपक्ष ने राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया और कांग्रेस ने लोकसभा से भी वॉकआउट किया। आपको यह भी बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए कि निलंबित सांसद अगर माफी मांग ले तो निलंबन हट सकता है। विपक्ष के सांसदों ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुछ बेबुनियाद आरोप माननीय अध्यक्ष राज्यसभा के ऊपर लगाए, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। माननीय अध्यक्ष राज्यसभा ने पिछले पूरे मॉनसून सेशन में समय समय पर चेतावनी दी, माननीय सांसदों को अपील करी कि हाउस में नियंत्रण तरीके से डिसिप्लिन बनाए रखें। विपक्षी दलों की मंशा रोज हाउस में डिस्टर्बेंस करना, हाउस को चलने नहीं देना। जो पिछले सदन में घटनाएं हुई, मैं समझता हूं सदन के अपमान की पराकाष्ठा थी। और आज विपक्ष की बैठक भी हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया कि बुधवार को निलंबित सभी 12 सांसद गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठेंगे। इसके अलावा कल विपक्ष राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेगा और अपनी मांगों को जोर शोर से उठाएगा। विपक्ष को लगता है कि बॉयकॉट कर देने से सदन तो चल ही रहा है और सरकार को आसानी हो रही है। टीएमसी के निलंबित सांसद पूरे सत्र धरना देंगे, बाकी सांसद भी उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। For Trinamool Congress, that Dola Sen and Shanta Chetri, who have been completely wrongly suspended, will be sitting there till 23rd of
December. Sure. And there will be other well-wishers, other MPs. We are going to invite them also to come and show their solidarity with our MPs. और सुबह विपक्ष की बैठक में राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि विपक्षी सांसदों का निलंबन नियमों के खिलाफ है, लिहाजा माफी नहीं मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बाद लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने इस बयान को लेकर ट्वीट क्या कुछ किया है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने ट्वीट कर विपक्ष की मंशा जाहिर कर दी है। उन्होंने लिखा है कि किस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की बिल्कुल नहीं। तो विपक्ष लगातार निलंबन वापसी की मांग कर रहा है। अब से कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्ष के 8 दलों के नेताओं ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की और 12 सांसदों की निलंबन वापसी पर विचार करने की मांग की। हालांकि वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया है कि सदन के चले बिना ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा। बारह सदस्यों को निलंबित किया गया, उनको वापस लेने के लिए हम अध्यक्ष महोदय से मिले थे और उनसे रिक्वेस्ट किया गया, जो घटना लास्ट सेशन में हुआ था, इससे हम निवेदन करते हैं चेयरमैन से कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किए 12 लोगों के बारे में वो वापिस ले। और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी विपक्ष के आरोपों का प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया है। प्रहलाद जोशी के मुताबिक निलंबन की कार्रवाई नियम के मुताबिक हुई है। टेबल नाचने के लिए है, हाउस मार्शल को मारने के लिए है, हाउस विशिल ला के बजाने के लिए हाउस है। जो मार्शल के ऊपर अटैक हुआ, विजिल बजाया, ये सब देखते हुए हमने एक निर्णय करके मूव किया, अपॉलॉजी मांगो, लेकिन दे हैव फ्लैटली डिनाइड एंड रिजेक्टेड। दैट्स व्हाई दिस हार्श डिसीजन हैज टू बी, वी आर फोर्स्ड टू टेक दैट डिसीजन। और अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मॉनसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ था और तब सांसदों को संभालने के लिए मार्शल बुलाने पड़े थे, लेकिन मार्शल के साथ ही सांसदों की धक्का मुक्की हुई, जिसमें सरकार ने दोषी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उपराष्ट्रपति से की थी, जिसकी जांच कराने के बाद उन्होंने 12 सांसदों को दोषी पाया और सजा के तहत पूरे शीतकालीन सत्र के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और इसी पूरे मामले को लेकर अब लगातार हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मामला जो कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हुआ था, जब आखिरी दिन था, यानी कि 11 तारीख को वहां पर तमाम सांसद इसी तरीके से दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए नजर आए। और इस पूरे मामले को लेकर जब कार्रवाई की मांग की गई तो फिर जांच बिठाई गई और ऐसे में 12 सांसद दोषी पाए गए और दोषी मानते हुए उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। और ऐसे में पूरा का पूरा विपक्ष अब एकजुट होता हुआ नजर आ रहा था कि इन 12 सांसदों के निलंबन को वापस लिया जाए, जिस पर आज वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया है कि देखिए नियमों के तहत कार्रवाई हुई है, निलंबन वापस नहीं होगा। और इसी बीच केसी त्यागी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सांसदों को माफी मांग लेनी चाहिए और सदन को चलने देना चाहिए। सभी निलंबित सांसदों को चेयरमैन के पास जाकर के अपने दुर्व्यवहार के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। ये सदन की गरिमा के अनुकूल होगा। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड वायरस है, ये 8 गुना गति से स्प्रेड करता है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि इससे निपटने के लिए दिल्ली और मुंबई में भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्कता और कोरोना टेस्टिंग तेज कर दी गई है, ताकि किसी भी सूरत में इस नए वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन की है और देखिए दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन की ये तस्वीर है, जहां मौके पर ही कोरोना
जांच की जा रही है और यही नहीं, जिन लोगों ने टीका नहीं लगाया है उन्हें टीका भी लगाया जा रहा है। और अब ये दूसरी तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए। दूसरी तस्वीर मुंबई के एक रेलवे स्टेशन की है, जहां भी कोरोना टेस्टिंग अभियान तेज कर दिया गया है। तो देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट के बाद खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों ने एडवाइजरी जारी कर दी है और ऐसे में अब रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है क्योंकि अभी फिलहाल पुष्टि किसी में नहीं हुई है कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन की, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग और सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है, अब वैक्सीन पर नई नीति को लेकर ये जानकारी मिल रही है। तीसरी खुराक की पॉलिसी लाने पर विचार किया जा रहा है। 15 दिसंबर तक सरकार ला सकती है पॉलिसी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से ये फैसला लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, वैक्सीन पर नई नीति ला सकती है सरकार। नई नीति को लेकर सरकार तैयारियां कर रही है। तीसरी खुराक की पॉलिसी लाने पर विचार है। अभी तक वैक्सीन की 2 डोज आ चुकी है, लेकिन अब तीसरी खुराक को लेकर सरकार नई पॉलिसी ला सकती है। जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट लगातार अपना संक्रमण अलग अलग देशों में फैलाता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद अब भारत में भी सरकारें सतर्क हो चुकी है और अब ये जानकारी मिल रही है कि तीसरी खुराक की पॉलिसी को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। रुंझुन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रुंझुन, क्या कुछ जानकारी, सरकार किस तरीके से तीसरी खुराक को लेकर कदम उठा रही है? देखिए, अभी डिसीजन और डेलिब्रेशन हो रहे हैं। एक एक्सपर्ट ग्रुप इस पे विचार कर रहा है कि क्या इंडिया को एक तीसरी या बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं। विचार में ये सब चीजें जानी जाएंगी कि अगर एक तीसरी डोज आती है तो क्या वो एक एडिशनल डोज के फॉर्म में आनी चाहिए, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के लिए है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है कुछ बीमारियों की वजह से, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर किसी का अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो क्या एक तीसरी डोज एडिशनल डोज के फॉर्म में उनको देनी चाहिए या फिर हेल्दी पॉपुलेशन। अभी इस पर विचार मंथन लगातार जारी है। शुक्रिया रुंझुन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये सारे बेड्स मिला के हुए 63,800 बेड्स हम लोग इसके लिए तैयार हैं या तैयारियां चल रही हैं। 63,000 लगभग 64-65 हज़ार बेड्स की हमारी तैयारी है। इसके लिए जितनी भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी मैन पावर भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है और सारी मैन पावर भी तैयार की जा रही है। 32 किस्म की मेडिसिन्स हैं जो कि हमने एक कमेटी बनाई थी। 32 किस्म की मेडिसिन्स हैं जिसको अलग अलग तरीके से कोरोना के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। उन सारी मेडिसिन्स का 2 महीने का बफर स्टॉक ऑर्डर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से दवाइयों की कमी ना पड़ सके। होम आइसोलेशन जो किया जाता है, तो होम आइसोलेशन के लिए भी सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि जब अगर कोरोना की तीसरी वेव या ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है तो होम आइसोलेशन के लिए भी हम लोग तैयार रहें। पिछली बार ऑक्सीजन की सबसे कमी पड़ी थी। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जितने अस्पताल हैं दिल्ली के, उन सारे अस्पतालों का मिला के लगभग 750 के करीब एमटी 750 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। लेकिन पिछली बार सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की, एक ट्रेन आ गई पूरी की पूरी ऑक्सीजन के टैंक लेके, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि जहाँ पे वो ऑक्सीजन को हम स्टोर कर सकें। उससे निपटने के लिए हमने 442 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है। स्टोरेज टैंक अब हमारे 442 मीट्रिक टन के स्टोरेज टैंक तैयार हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी दिल्ली की कैपेसिटी। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, ज़ीरो कैपेसिटी थी हमारी। अब हमने पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स बनाए हैं। 121 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब दिल्ली में बननी चालू हो गई है। पिछली बार आपको याद होगा कि हर हॉस्पिटल कह रहा था मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। पूरी उसके साथ हम लोगों ने सबकी ऑक्सीजन का इंतज़ाम भी किया, सब लोगों ने मिलके। कहीं कहीं देखने में आया कि कुछ लोगों ने गलत बोला या जैसे जो भी था,
अब हमने सारे जितने दिल्ली में ऑक्सीजन टैंक्स हैं, चाहे किसी हॉस्पिटल का है, चाहे हमारे बड़े टैंक्स हैं, छोटे टैंक्स हैं, इसमें टेलीमेट्री डिवाइस लगाने के ऑर्डर दे दिए हैं। इस डिवाइस से रियल टाइम बेसिस पे हमारे कंट्रोल रूम में, वॉर रूम में हर मिनट में पता चलता रहेगा कि किस टैंक में कितनी ऑक्सीजन इस टाइम मौजूद है, कहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। इससे हमें अपने ऑक्सीजन मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। पिछली बार हर अस्पताल के अंदर सिलेंडर तो होते ही ऑक्सीजन के, उसके अलावा स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास सिलेंडर्स की, ताकि मान लीजिए हमें एक्स्ट्रा कहीं पे बेड लगाने पड़े तो हमारे पास कोई सिलेंडर, खाली सिलेंडर भी नहीं थे। 6000 सिलेंडर हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट कर लिए हैं और अब हमारे पास 6000 डी टाइप सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर्स मौजूद हैं। इसके ज़रिए हम कई सारे नए बेड्स तैयार कर सकते हैं किसी भी बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में या कहीं और। हमारे पास अभी 3 रीफिलिंग प्लांट्स हैं दिल्ली के अंदर, प्राइवेट रीफिलिंग प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी है 1500 सिलेंडर पर डे भरने की। इसके अलावा हमने 2 बॉटलिंग प्लांट, सरकार ने 2 बॉटलिंग प्लांट्स और लगा लिए हैं, उनकी की भी कैपेसिटी लगभग 1400 के करीब है। तो 2900 सिलेंडर भरने की कैपेसिटी पर डे की अब दिल्ली की हो गई है। पिछली बार सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आई थी कि ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे हमारे पास। सरकार कहती थी भाई पानीपत से मंगा लो ऑक्सीजन, हमारे पास टैंकर ही नहीं थे क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन बनती नहीं है। अब हम 15 टैंकर खरीद रहे हैं, 15 ऑक्सीजन के टैंकर खरीद रहे हैं। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर 15 टैंकर दिल्ली के आ जाएंगे। वैक्सीनेशन की स्थिति दिल्ली में अच्छी है। 93% लोग जो हैं वो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, 57% लोग सेकंड डोज लगवा चुके हैं। मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के जो सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लगवाई, उनकी जिनकी ड्यू हो गई है, कि वो भी आगे आके सेकंड डोज जल्द से जल्द लगवा लें। तो ये कुछ एक तैयारियों का जायज़ा लिया। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि ओमिक्रॉन वायरस ना आए, थर्ड वेव ना आए। बड़ी मुश्किल से हमने पूरे देश ने इस वायरस का मुकाबला किया, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो कि तैयारियों के बारे में बता रहे थे, क्योंकि आज अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की, समीक्षा की कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर किस तरीके से दिल्ली वासी और दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और ऐसे में पूरी जानकारी देते हुए कि चाहे वैक्सीनेशन को लेकर कदम उठाए जाने वाली बात हो या फिर बेड्स को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर या ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर, उसको लेकर हमने पहले से ही ऑर्डर्स दे दिए हैं और दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइंस के बाद पूरे राज्य में भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोरोना टेस्टिंग अभियान तेज कर दिया गया है। खासकर मुंबई के तमाम रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्टिंग अभियान में तेजी दिखाई दे रही है। इसके अलावा बिना टिकट यात्रा करने वालों को रोकने के लिए भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अवैध यात्रा करने वालों को रोककर लोकल ट्रेनों में भीड़ कम की जा सके। इतना ही नहीं, टिकट काउंटर्स से भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने यूनिवर्सल पास को यूटीएस ऐप से जोड़ दिया है। इसके जरिए यात्री बिना किसी के संपर्क में आए घर बैठे टिकट बुक करा सकेंगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर भी अब सतर्कता बढ़ा दी गई है, चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीएसएमटी स्टेशन पर और आप देख सकते हैं कि जो भी पैसेंजर ट्रेनों के जरिए बाहर के राज्यों से आ रहे हैं या फिर एयरपोर्ट के जरिए ट्रेन पकड़कर यहां पहुंच रहे हैं, वो जो है उनकी यहां पर चेकिंग की जा रही है। आप देखिए कि बीएमसी के जो काउंटर्स हैं, तमाम जो स्टाफ है वो हर पैसेंजर की चेकिंग कर रहा है और ये चेकिंग सिर्फ एंटीजन ही नहीं बल्कि आरटीपीसीआर चेकिंग भी यहाँ पर की जा रही है। और सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि स्टेशनों पर भी सतर्कता बरती जाए, क्योंकि जब ज्यादा भीड़ जो है वो स्टेशनों पर होती है। अहम बात यही है क्योंकि इस संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और उसमें रेलवे को भी साफ तौर पर कहा है कि यहाँ स्टेशनों पर चेकिंग बढ़ाई जाए। ये जो बड़े बड़े स्टेशन चाहे सीएसएमटी हो, दादर हो, बांद्रा हो, तमाम स्टेशनों पर इसी तरह की चेकिंग लगातार बीएमसी के द्वारा की जा रही है, ताकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको रोका जा सके, उसके प्रसार को रोका जा सके। और यही वजह है कि फिर से एक बार बीएमसी और रेलवे पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं और तैयारियां सारी पूरी कर ली गई हैं ताकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके प्रसार को रोका जा सके। जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है?
देखिए, मेरा ये कहना है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इससे पहले डेल्टा वेरिएंट की बात चल रही थी, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात चल रही है। तो हमें एक तो सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट ये है पब्लिक के लिए, चाहे रेलवे में हो चाहे बाहर हो, कि हमें पैनिक नहीं होना है, एक पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना है। लेकिन साथ साथ जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, डबल मास्क की बात करते हैं, ज़रा सा भी अगर मुझे कुछ बुखार या सिम्टम्स या हरारत लग रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। वो सारी चीज़ें जो हम पहले कर रहे थे उन्हें हमें फिर से जोर देना होगा। पूरी तैयारी हमें करनी होगी एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कंप्लीट सोसाइटी एज अ होल। जहाँ तक रेलवे का सवाल है, रेलवे हॉस्पिटल, हमारा जो डिवीजन का रेलवे हॉस्पिटल है वो कल्याण में है। कल्याण में हम लोगों ने अभी पाइप्ड ऑक्सीजन का, इनफैक्ट कल से ही 20 बेड पे पाइप्ड ऑक्सीजन की सप्लाई जो एक ऑक्सीजन जनरेटर के थ्रू है वो चालू हो जाएगी। और अल्टीमेटली हम लोग का एम ये है कि उसको ले आते हुए हम लोग 120 बेड तक हम जो है पे पाइप्ड ऑक्सीजन दे सकें, कि इन केस अगर हमारे रेलवे के पेशेंट्स बढ़ते हैं तो वहाँ पर उनको हम सब ट्रीट कर सकें। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मुंबई अलर्ट पर है। विदेश से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर ही जांच और उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। खुद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर तैयारियों का जायजा लेती हुई नजर आ रही हैं। इसी मुद्दे पर न्यूज़ 18 की टीम ने उनसे बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे साथ मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर है। किशोरी ताई, जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, बीएमसी क्या एक्शन प्लान कर रही है? कई सस्पेक्टेड मरीज भी आसपास मिले हैं। एक तो बीएमसी ऑलरेडी कोविड-19 कोरोना के टाइम से हम तो रेडी ही हैं। बीच में बहुत ही कोरोना का केसेस कम होने लगे तो हमारी सिस्टम जो मैन पावर की वो थोड़ी डाइवर्ट करके रखी, लेकिन हमने जो सिस्टम खड़ी है हमारी सिस्टम वो वैसी ही रखी है। अभी कोविड-19 कोरोना डेल्टा, उसके बाद वो जो दक्षिण अफ्रीका से जो आए हैं ओमिक्रॉन, उसके बारे में जो टास्क फोर्स या उसके बारे में जो तज्ञ लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही डेंजर है। अभी अपने मुंबई या अपने महाराष्ट्र में एक भी रुग्ण नहीं मिला है। रात को आप खुद भी गई थी एयरपोर्ट पर, और खास करके बाहर देश से आने वाले लोग जो विदेशों से आते हैं उनको लेकर के मुंबई बीएमसी क्या तैयारी कर रही है? एक तो ज़्यादा फैलाव जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाहर के आने वाले जो देश है, जो अपनी कंट्री है, उससे ही फैलाव होता है, क्योंकि सब मिल के बाद में हर एक राज्य में जाते, हर एक शहरों में जाते। तो जब भी कोविड-19 कोरोना का पेशेंट पहला पाया गया, तुरंत हमारी सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दी। अभी भी बंद करना है क्या, नहीं करना है क्या, ये तो चर्चा चालू ही है। और कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली अलर्ट मोड पर है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर रैंडम टेस्टिंग और टीका लगाने का काम शुरू किया गया है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर प्रशासन की तरफ से कुछ टीमें तैनात की गई हैं, जो वहां आने वाले लोगों को कोरोना नियमों का पालन करवाने और लोगों की रैंडम टेस्टिंग में जुटी हुई है। यही नहीं, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है उन्हें मौके पर ही टीका भी लगाया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर तमाम राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली में अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने कल डीडीएमए की एक बैठक की और उस बैठक में कई सारे निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर यह कहा गया है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का जो पहले हमने अपनाया था तरीका, उसी तरीके से इस बार भी काम किया जाएगा। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तैयारी की गई है। यहाँ पर आपने पहली और दूसरी कोरोना की लहर के दौरान जिस तरह की चीजें देखी थी, कुछ वैसा ही है। जो लोग रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं, यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं, उनका रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। ये देखिए कोविड किस तरीके से कोविड के टेस्ट किए जा रहे हैं और ये रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। लोगों को यहाँ पर लाया जाता है, सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो लोगों को यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इस तरीके से लाइनों में उन्हें खड़ा किया जाता है और एक के बाद एक RT-PCR और एंटीजन दोनों तरह के टेस्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ तैयारी
और क्या की गई है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि आनंद विहार का इलाका काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डा, यहाँ पर तीनों चीज़ें हैं। और यहाँ पर टेस्ट के साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर वैक्सीन भी लोगों को लगाई जा रही है। पर डीडीएमए की बैठक में सरकार ने ये कहा था कि टेस्टिंग के साथ साथ उन लोगों को भी हमें वैक्सीन लगानी होगी जो लोग अब तक वैक्सीन नहीं लगा पाए। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर भी सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं, एक एक से उनका जो जानकारी है वो ले रहे हैं और उसके बाद उनको यहाँ पर वैक्सीन भी लगाई जा रही है। कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन को डब्ल्यूएचओ ने बेहद खतरनाक बताया है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। डब्ल्यूएचओ ने यह साफ किया है कि यह न केवल तेजी से फैलता है बल्कि इम्यूनिटी यानी कि लोगों की बीमारी से लड़ने की ताकत को भी नुकसान पहुंचाता है और इसी वजह से इसे बेहद खतरनाक वेरिएंट घोषित किया गया है। कोरोना का ये नया वेरिएंट 17 देशों तक फैल चुका है। यही वजह है कि कई देशों ने अपनी सीमाएं विदेशियों के लिए बंद कर दी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे समेत कई अफ्रीकी देशों से यात्रा पर पाबंदियां लगा दी है। तो न्यूजीलैंड ने 9 अफ्रीकी देशों से लोगों का आना ही बैन कर दिया है। वहीं जापान ने भी अपनी सीमाएं बंद करने का ऐलान कर दिया। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के करीब 160 मरीज मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं। यही नहीं, यूरोप के भी कई देश एक के बाद एक इसकी चपेट में आते जा रहे हैं।